वंदे मातरम विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की जो पाठ्यपुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति है, जो भाग 2 है, उसके तीसरे अध्याय नियोजित विकास की राजनीति, इसका अध्ययन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नियोजित विकास की राजनीति अध्याय 3, इसका जो पहला पॉइंट है राजनीतिक फैसले और विकास। तो इसमें 3 बिंदु जो मुख्य रूप से है कि देश में नियोजित विकास की राजनीति शुरू करने के पहले विभिन्न तरह के विचार विमर्श किए गए और तत्कालीन बाजार शक्तियों और लोगों की आकांक्षाओं और पर्यावरण पर विकास के पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखा गया। दूसरा था अच्छे नियोजन हेतु लक्ष्य और उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, साथ ही साधनों की व्यवस्था, लचीलापन, समन्वय, व्यावहारिकता, पद सोपान और निरंतर जैसे विषयों पर भी ध्यान देना जरूरी है। और तीसरा पॉइंट था कि देश में उड़ीसा में इस्पात की बहुलता को देखते हुए वहाँ उद्योग विकसित करने का मानस बनाया गया, लेकिन इस क्षेत्र के जो आदिवासी थे उनके विस्थापन और पर्यावरण जैसी समस्याएं उभर कर आई, जिनका समाधान भी समय रहते जरूरी था। अगला जो पॉइंट है राजनीतिक टकराव। राजनीतिक टकराव के अंतर्गत क्या क्या बातें थे? तो राजनीतिक टकराव में विकास से जुड़े निर्णयों से प्राय अलग अलग सामाजिक समूहों के हित प्रभावित होते हैं और साथ ही मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के हितों का भी लाभ और आने की कसौटी पर तोलना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा विकास है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या जो सतत विकास है उस पर जोर दिया जाता है, जिसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि इस पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन है वो सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। तो सफल लोकतंत्र में ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए या कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति जरूर होनी चाहिए। आज़ादी के बाद देश में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु क्या क्या प्रयास हो, क्या योजना हो और पूरे देश के लिए योजना बने या क्षेत्र विशेष के लिए योजना बने, और क्या सरकार उद्योग को खुद चलाए या निजी क्षेत्र को सौंप दे, इनमें से प्रत्येक सवाल पर टकराव हुए जो आज भी जारी है। अगला जो पॉइंट है विकास की अवधारणाएं। तो आज़ादी के समय भारत के सामने विकास के 2 मॉडल थे, क्योंकि उस समय विश्व है शीत युद्ध के जो दौर से शुरू हो चुका था, शीत युद्ध का दौर, वो जिसमें अमेरिका का एक गुट था पूंजीवादी व्यवस्था वाला और दूसरा रूस के समर्थन वाला साम्यवादी गुट था। तो इसी के बारे में देखेंगे। तो जो 2 मॉडल थे, पहला मॉडल था उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, जो कि यूरोप के अधिकतर हिस्सों और अमेरिका में अपनाया गया, और वहीं दूसरा जो मॉडल था वो समाजवादी मॉडल था, जिसे रूस और उसके अन्य समर्थक देशों द्वारा अपनाया गया था। भारत इन दोनों मॉडलों के तत्वों को शामिल करते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया, यानी कि भारत ने दोनों जो भी व्यवस्थाएं थी, समाजवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था, इन दोनों की जो भी अच्छाइयाँ थी उनको ग्रहण करते हुए उनमें जो भी कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया और मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो मॉडल अपनाया गया। और जब 2 महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला, उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के लिए सोवियत मॉडल से गहरे तौर से प्रभावित थे। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे वो भी काफी हद तक सोवियत मॉडल से प्रभावित थे, लेकिन भारत ने एक मॉडल को अपनाने के बजाय मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया। अगला जो हमारा पॉइंट है नियोजन। तो अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 और 50 के दशक में पूरे विश्व में समर्थन मिला। यूरोप उस समय महामंदी का शिकार हुआ। जापान और जर्मनी युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था उन्होंने खड़ी कर ली थी, और भारत में 1944 में उद्योगपतियों का एक समूह इकट्ठा हुआ और देश में नियोजित जो भी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया, और जिसे इस प्रस्ताव को मुंबई प्लान कहा गया। तो एक इम्पोर्टेंट जो शब्द है कि मुंबई प्लान क्या है, तो मुंबई प्लान का मतलब है कि 1944 में भारत के जो भी उद्योगपतियों के एक समूह ने इकट्ठा होकर के एक नियोजित अर्थव्यवस्था के लिए एक प्लान तैयार किया, एक योजना तैयार की, प्रस्ताव तैयार किया, और जिसे बॉम्बे प्लान कहा गया या मुंबई प्लान कहा गया। और बॉम्बे प्लान या मुंबई प्लान की जो मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न 1 नंबर का भी हो सकता है कि मुंबई प्लान या बॉम्बे प्लान क्या था। और अब है शुरुआती कदम। तो शुरुआत में सोवियत संघ की तरह भारत के योजना आयोग ने भी पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना, और 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप है वो जारी हुआ, और इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो 1951 में 51 में शुरू की गई। अगली जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है योजना आयोग। तो इसकी स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे प्रस्ताव के जरिए की। एक अपडेट आपको बता दूं कि वर्तमान में
योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया, जिसके बारे में अगले अध्ययनों में अपन देखेंगे। तो अगला जो पॉइंट है प्रथम पंचवर्षीय योजना, जैसे कि अपने पढ़ा कि 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना है वो लागू की गई, और पंचवर्षीय योजना का मतलब हो गया 5 साल की योजना। तो 1951 से 1956 तक ये योजना रही, और इस योजना की कोशिश देश को गरीबी के मकड़ जाल से निकालने की थी, और इसमें सबसे ज्यादा जोर कृषि क्षेत्र पर दिया गया, और इस योजना में बांध और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया, और बागड़ा नांगल जैसे विशाल जो बांध जो थे उन परियोजनाओं को भी धनराशि आवंटित की गई। तो ये पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा जो महत्व है या जोर दिया गया वो कृषि क्षेत्र पर दिया गया, और उसमें भी जैसे बांध वगैरह बनाने में और सिंचाई के क्षेत्र में निवेश के लिए जो धनराशि वगैरह आवंटित की गई। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो 1956 से 1961 तक चली, यानी 1951 से 56 तक पहली और 56 से 61 तक दूसरी अर्थव्यवस्था पंचवर्षीय योजना, और इसमें भारी उद्योगों के विकास पे जोर दिया गया। जैसे पहली अर्थव्यवस्था में कृषि पे जोर दिया गया था, दूसरे अर्थव्यवस्था पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पे यानी औद्योगिक विकास पे जोर दिया गया। और इसके योजनाकार प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद और भारतीय सांख्यिकी संस्थान के जो संस्थापक थे पीसी महालनोबिस थे, और जो कि जिनका की जन्म है वो जीवन काल है 1894 से 1972 तक रहा। तो पीसी महालनोबिस है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो मेन योजनाकार थे। अगला जो नाम इंपॉर्टेंट आता है वो जेसी कुमारप्पा। जेसी कुमारप्पा का नाम अपने किताब में स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से दिया हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो इनका जो है जीवन काल था वो 1892 से 1960 तक था। इनका असली नाम जेसी कार्नेलियस था। जेसी कुमारप्पा का असली नाम है वो जेसी कार्नेलियस था, और कार्नेलियस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, चार्टेड अकाउंटेंट यानी सीए थे, गांधी जी के अनुयायी थे, और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी थी जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस। तो वन वर्ड में या एक प्रश्न, एक नंबर के प्रश्नों में ये पूछा जा सकता है, दोनों तरफ से पूछा जा सकता है कि जेसी कुमारप्पा की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए, तो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि इकोनॉमी ऑफ परमानेंस है वो किसकी पुस्तक है, तो जेसी कुमारप्पा की। तो अगला जो पॉइंट है विकेंद्रीकृत नियोजन का केरल मॉडल। अभी ये क्या था और इसके संबंध में आप देखेंगे। तो केरल में विकेंद्रीकृत नियोजन का मॉडल अपनाया गया, और जिसे केरल मॉडल कहा गया। इस मॉडल में इस बात के प्रयास किए गए कि लोग पंचायत, प्रखंड तथा जिला स्तर की योजनाओं को तैयार करने में शामिल हो, यानी कि जन भागीदारी या जन सहभागिता है वो बढ़े, और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार और गरीबी उन्मूलन पर ज्यादा जोर दिया गया। तो ये विकेंद्रीकृत मॉडल था, क्योंकि केंद्रीकृत का मतलब हो गया कि जितने भी शक्तियां हैं वो किसी एक विशेष व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष में केंद्रित हो जाए, और विकेंद्रीकरण का मतलब हो गया जैसे पंचायती राज व्यवस्थाओं को मजबूत करना, ये विकेंद्रीकरण की दिशा में एक प्रयास है। तो केरल में भी पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर की जो भी योजना है उनमें जो भी आम जनता थी या आम लोग थे उनको शामिल करने का यानी जन भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो ये विकेंद्रीकृत नियोजन का केरल मॉडल था। अगला जो प्रश्न है या पॉइंट है कि विकास से जुड़े दो मुख्य विवाद क्या थे या कौन से विवाद थे या दो जो प्रश्न थे। तो पहला प्रश्न था कृषि बनाम उद्योग, और दूसरा था निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। अब पहला देखेंगे तो कृषि बनाम उद्योग में है कि विवाद इस बात पर था कि ज्यादा संसाधन किस में लगाया जाए, ज्यादा जोर किस पे दिया गया, कृषि पे दिया जाए या उद्योगों पे। तो देश जब आजाद हुआ उस समय कृषि के क्षेत्र में भी काफी पिछड़ापन था, और औद्योगिक दृष्टि से भारत काफी पिछड़ा था। तो दोनों में संतुलन जरूरी था और दोनों का विकास जरूरी था, और इसलिए आपने जैसे अभी पढ़ा कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे ज्यादा जोर दिया गया, जबकि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें उद्योगों पे जोर दिया गया। तो इसी तरह से केसी कुमारप्पा जैसे जो गांधीवादी थे उन्होंने ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज्यादा जोर देने की बात कही, और वहीं चौधरी चरण सिंह जो पहले कांग्रेस में थे और बाद में उन्होंने जो नई पार्टी भारतीय लोकदल बनाई थी, उन्होंने कहा कि नियोजन से शहरी और औद्योगिक तबके समृद्ध हो रहे हैं, जबकि इसकी कीमत है किसान और गरीब जनता चुका रही है। तो ये भी इम्पोर्टेंट कथन भी है, और इम्पोर्टेंट बात भी है कि दो विवाद थे विकास से जुड़े। पहला तो था कृषि बनाम उद्योग, यानी उद्योगों का ज्यादा विकास किया जाए या कृषि का, और दूसरा था कि निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। इसके बारे में अगले भाग में देखेंगे। तो जैसे निजी बनाम सार्वजनिक का मतलब हो गया कि विकास के तत्कालीन जो प्रचलित मॉडल दो थे, जिसमें पूंजीवादी मॉडल था और समाजवादी। अब भारत में दोनों को नहीं अपना करके इसका मिलता जुलता रूप यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, और जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया जाता था। इसमें खेती किसानी, व्यापार और उद्योगों का एक बड़ा भाग निजी क्षेत्र में हाथों में रहा, और राज्य ने अपने हाथ में भारी उद्योगों को रखा, यानी कि दोनों जो व्यवस्थाओं का मिश्रित रूप अपनाया गया।
न पूरी तरह से पूंजीवादी न पूरी तरह से समाजवादी, और उसने एक आधारभूत ढांचा प्रदान किया और राज्य ने व्यापार का विनियमन किया या नियमन किया और कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप भी किए, जैसे कृषि सुधार कानून वगैरह लागू किए गए। तो इस तरीके से ये दूसरा जो विवाद था, निजी बनाम सार्वजनिक। अब इसके मुख्य परिणाम क्या रहे, तो नियोजित आर्थिक विकास के निम्न परिणाम रहे। पहला परिणाम था कि बुनियाद में क्या था, इस दौर में भारत में आगामी विकास की बुनियाद पड़ी। भारत की बड़ी विकास परियोजनाएं, जिसमें जैसे भाखड़ा नागल जैसी परियोजनाएं और जो भी इस्पात संयंत्र जो औद्योगिक बड़े बड़े लगाए गए थे भिलाई और राउरकेला वगैरह में, तो सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग और परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचे और आदि की स्थापना हुई, तो एक नई बुनियाद तैयार हुई। दूसरा है भूमि सुधार। इस अवधि में भूमि सुधार के गंभीर प्रयास किए गए और जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, जैसे 1955 का जो टेनेंसी एक्ट है वो, और भूमि की अधिकतम सीमा है वो तय की गई ताकि भूमिहीन को भूमि आवंटित की जा सके। अगला जो है खाद्य संकट, अगला पॉइंट है महत्वपूर्ण, खाद्य संकट। 1965 से 1967 के बीच में देश के कई हिस्सों में सूखा पड़ा और इस काल में युद्ध, विदेशी मुद्रा संकट और खाद्यान्न की भारी कमी का सामना है वो देश को करना पड़ा और खाद्यान्न संकट के कारण सरकार को गेहूं का आयात करना पड़ा। अब इसी बात के कारण जब ये दबाव ज्यादा बढ़ा तो भारत में एक नई क्रांति आई, जिसे श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया, और एक हरित क्रांति। दोनों क्रांतियां क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो श्वेत क्रांति है वो, जैसे कि आपको पता है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीस कुरियन, ये इंपॉर्टेंट शब्द है और आपको विशेष रूप से इसको देखना है। वर्गीस कुरियन है वो मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं और श्वेत क्रांति के भारत में जनक के कहे जाते हैं। उन्होंने गुजरात के जो सहकारी दूध और विपणन जो परिसंघ था उसका विकास किया और उसकी विकास गाथा में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। और अमूल, AMUL अमूल है वो, आनंद मिल्क लिमिटेड जो भी है, उसकी शुरुआत की और गुजरात के आनंद से सहकारी दुग्ध उत्पादन का आंदोलन शुरू किया और इस मॉडल के विस्तार को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, यानी जो व्हाइट रिवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड जिसको कहा जाता है। और 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जो कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित था। अगला है हरित क्रांति। अब हरित क्रांति, इसकी शुरुआत 60 के दशक में हुई और इसके 3 महत्वपूर्ण जो तत्व थे, पहला था कृषि का विस्तार, यानी कृषि का निरंतर विस्तार करना, दोहरी फसलों का जो उद्देश्य पूर्ण करना और अच्छे बीजों का उपयोग करना, यानी कि कृषि के क्षेत्र में विकास करना या क्षेत्रफल में विस्तार करना। दोहरी फसलें यानी एक साल में 2 या 3 फसलों को लेना ताकि जमीन से अधिक पैदावार प्राप्त की जा सके और अच्छे बीजों का प्रयोग करना। इससे उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई, यानी हरित क्रांति के फलस्वरूप रिकॉर्ड वृद्धि हुई और विशेषकर कृषिगत क्षेत्रों में वृद्धि हुई और औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे में भी विकास हुआ। अब इसकी कुछ कमियां भी थी हरित क्रांति की। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि हरित क्रांति की क्या कमियां रही। तो पहली कमी तो इसकी ये रही कि हरित क्रांति का लाभ कुछ राज्यों को ही मिला। तो इसमें विशेषकर जो उत्तर भारत के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जहाँ किसानों के पास में अच्छी खासी जमीन भी थी और सबसे महत्वपूर्ण बात सिंचाई की सुविधा जहाँ उपलब्ध थी, उन राज्यों को या उन क्षेत्रों को ज्यादा फायदा मिला। दूसरा, सिर्फ गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई, अन्य फसलों की उपेक्षा हुई। अब जैसे गेहूं की जो पैदावार है वो काफी बड़ी, क्योंकि इसमें एक तो गेहूं के जो बौने बीज, जो जिसकी नई जो वैरायटी थी बीजों की, अच्छे बीजों की क्वालिटी, वो भी उस समय प्रयोग में की गई। खाद और जो भी उर्वरक वगैरह उनका भी अधिक से अधिक प्रयोग किया गया और सिंचाई के साधनों का विकास हुआ, जिस कारण गेहूं और चावल के उत्पादन में तो वृद्धि हुई, लेकिन इसके कारण अन्य जो भी फसलें थी उनके जो उत्पादन की उपेक्षा हुई, यानी वो गौण हो गए और उनकी तरफ लोगों का ध्यान कम गया। तो ये हरित क्रांति के नेगेटिव पॉइंट थे। बाकी प्लस पॉइंट ये थे कि हरित क्रांति से गेहूं और चावल के मामले में बहुत ज्यादा उत्पादन हुआ और भारत कृषि उत्पादों के मामले, खास करके खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। तो इस तरीके से ये पार्ट है वो मैंने आपको बता दिया, बहुत ही शॉर्ट में मैंने आप बता दिया। और इसी पार्ट से आप जो भी प्रश्न बनते हैं वो आप आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपके जितने भी प्रश्न हैं वो सारे कवर हो जाएंगे और आशा करता हूँ कि ये प्रयास आपको पसंद आएगा। अपने अधिक से अधिक साथियों को इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट के वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।